हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी 10,000 जीके क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम जीके और जीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हम 52 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा 53rd नंबर का लेक्चर होने वाला है। तो हर पार्ट में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साथ ही हम आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपको स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स के साथ में रिलेट करना है। तो आइए देखते हैं हमारी इन क्लास की क्या खासियत है। तो ये है हमारा 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि टोटली यहाँ पर ये रवि सर के नोट्स हैं। हमारे पेड बैच के स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं आइए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगी हमारी क्लासेस की, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के आप इन वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और साथ ही फ्री अनलिमिटेड टेस्ट भी देते हैं। तो ये हमारे फीचर्स हो गए पेड बैच के। डेली क्लास मिलेगी आपको एप्लीकेशन पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और यहाँ पर हम जीएस के सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर सिर्फ बात होगी, यानी कोई भी फालतू क्वेश्चन या फालतू थियरी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, जबकि हम जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही देखेंगे। सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पर ध्यान में रखा है। तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगी। जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है जीके जीएस के पेड वीडियोस की कैटेगरी में, और यहाँ पर जाकर आप हमारे सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कौन से हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? कौन सा हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में लोकेटेड है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको थोड़ा सा इंडिया के मैप का आइडिया होना चाहिए। ये इंडिया के मैप का सदर्न पार्ट है, यानी साउथ है ये हमारा। और आप देखते हैं कि इधर की साइड है आपका अरेबियन सागर और इधर साइड है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर अरेबियन सागर में है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पर लोकेटेड है कहीं। और बे ऑफ बंगाल में क्या चीज़ है हमारा, कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड। ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स के भी अगर आप थोड़ा सा साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मालदीव्स देश। ठीक है, तो कौन सी ये हमारी नेबरिंग कंट्री हो गई जो कि लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है? तो ये देश है हमारा मालदीव्स। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप की कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है कावारत्ती। ठीक है, तो लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये आपका सदर्न पार्ट हो गया इंडिया का और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो साउथ वेस्टर्न साइड पर ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है और उसके साउथ में आपको मिल जाएगा मालदीव्स देश। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर के नारायण अपनी पुस्तक डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? आर के नारायण की एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है मालगुडी डेज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मालगुडी डेज किसने लिखी है? मिस्टर आर के नारायण ने। बाद में जाके इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है लिटरेचर के सेक्शन में। और इनको किस किताब के लिए मिला था ये याद रखिएगा। इनको मालगुडी डेज के लिए नहीं मिला था, बल्कि इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द गाइड, और इसके लिए इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी बाद में दिया गया। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि साहित्य एकेडमी अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये लिटरेचर की फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? टी कल्टीवेशन किस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम का टाइप है या बेस्ट एग्जाम्पल है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, रोपण कृषि, यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? ये मोनोकल्चर कल्टीवेशन होता है किसी भी सिंगल क्रॉप का, और ये बेस्ट एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखेंगे तो टी हो गया आपका, इसके अलावा रबर का कल्टीवेशन हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें उगाई जाती हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत। ओके, तो टी कल्टीवेशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें कि मोनोकल्चर कल्टीवेशन करते हैं हम किसी भी सिंगल क्रॉप का। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों और आवर्तों की संख्या क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं। तो पीरियोडिक टेबल में
कुल यहाँ पर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। कैसे इनको सेग्रीगेट किया गया है? ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स का मतलब वर्टिकली यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं इनकी बात होती है ऐसे, और पीरियड्स का मतलब हॉरिजेंटल लेवल पर यहाँ पर कितने रोज़ हैं, इस तरह से इनको हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। और क्या इनके फीचर्स होते हैं? देखिए, ग्रुप्स जो होंगे, ग्रुप में जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आते हैं उनकी सेम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी भी हो जाती है, ठीक है। तो वो 2 एलिमेंट जो सेम ग्रुप में आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम हो जाती हैं, और अगर वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं तो उनके पास सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स का मतलब वर्टिकल कॉलम, पीरियड्स का मतलब हॉरिजेंटल रोज, और अगर कोई 2 एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं तो वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करेंगे, और अगर वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं तो वो ऑक्यूपाई करेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल आपका कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब राज्य में, ठीक है। और ये जो हमारा गोल्डन टेम्पल है इसको किसने बनवाया था? तो इसको डेवलप किया था 5th सिख गुरु ने, जो कि हैं गुरु अर्जन देव जी। ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि इसकी नींव किसी और ने रखी थी, लेकिन बाद में इसको डिज़ाइन और बिल्ड किसने करवाया था? तो ये हैं 5th सिख गुरु, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब टेम्पल भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है? तो अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? इनमें से कौन से एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनको प्रिंस ऑफ भांगड़ा का टाइटल दिया गया इनके भांगड़ा म्यूजिक के लिए? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुखबीर सिंह। ये जाने जाते हैं प्रिंस ऑफ भांगड़ा के नाम से बिकॉज ऑफ इनके टैलेंट इन भांगड़ा डांस, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुषों के भांगड़ा का महिला समकक्ष क्या कहलाता है? देखिए, जो भांगड़ा डांस है जब वो पुरुष करेंगे तो उसको हम भांगड़ा नाम देंगे, लेकिन अगर वही डांस फीमेल्स करती हैं तो उसका नाम पड़ जाता है गिद्दा, डी ऑप्शन, ठीक है। उसका नाम फिर होता है गिद्दा। तो गिद्दा आप कह सकते हैं कि जो मेंस भांगड़ा है उसका फीमेल वर्जन है जिसको हम गिद्दा कहते हैं, फाइन। और ये भी प्रीडोमिनेंटली आपका पंजाब साइड का डांस होता है। नेक्स्ट है, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की शिरा रचना होता है। एंजियोस्पर्म्स की जो यहाँ पर लीव्स हैं वो किस तरह के वेनेशन को एग्जिबिट करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन। इसमें जो है आपको 2 तरह के वेनेशंस मिल जाएंगे। देखिए, एक होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा आपका होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो इनकी पत्तियां जो हैं वो क्लासिफाई करती हैं एंजियो और जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां हैं वो आपको नीडल शेप की दिखाई देंगी, ऐसे कुछ करके नीडल शेप की रहती हैं इसकी पत्तियां, जबकि जो एंजियोस्पर्म हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो आपको ब्रॉड एंड फ्लैट मिलेंगी, ऐसी टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर पत्तियों से इनको क्लासिफाई किया जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म की लीव्स हैं वो 2 तरह के वेनेशन को एक्सिबिट करती हैं, यानी इसमें 2 प्रकार की शिरा रचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप डैश में जीता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंडिया ने पहली बार कब जीता है? तो 1983 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1983 में। और उस टाइम पे इंडिया के कैप्टन कौन थे? ये थे मिस्टर कपिल देव। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने ये मैच खेला था जिसमें जो है वो इंडिया ने जीत ली थी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, ठीक है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने पहली बार जीता था 1983 में। अगेंस्ट विच कंट्री? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और इस टाइम पे हमारे कैप्टन कौन थे? इनका नाम था मिस्टर कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो मुगल शासक अकबर के रेन के टाइम पे जो रेवेन्यू सिस्टम होता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जब्त, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जब्त का 2 नाम और है यहाँ पे, हो सकता है अगली बार एग्जाम में ये नाम दे के पूछ लिया जाए। तो पहला नाम यहाँ पर था दहसाला सिस्टम और दूसरा नाम था बंदोबस्त सिस्टम। ये 2 और नाम हैं जब्त के ही, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया था मुग़ल एम्परर अकबर ने। और यहाँ पर अकबर ने एक स्टैंडर्ड यूनिट भी निकाली थी मेज़रमेंट के लिए, और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम था इलाही गज, ठीक है। ये एक इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट निकाली थी लैंड मेज़रमेंट के लिए, ओके। तो याद रखिएगा, मुग़ल एम्परर शासक के रेवेन्यू सिस्टम को कहा जाता था जब्त। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने डैश वितरित किए थे। तो इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है उजाला, जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में। हाल ही में इसने कंप्लीट किए हैं अपने 7 साल जनवरी 2022 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो अगर आपको उजाला का फुल फॉर्म पता होता तो आप इसका आंसर कर सकते थे। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म देख के समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत हमने क्या वितरित किए थे, तो LED बल्ब्स। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो स्कीम है इसका टारगेट था कि जितने भी घर हैं रूरल हाउस होल्ड और अर्बन हाउस होल्ड, वहाँ पर LEDs को पहुँचाना। ठीक है, तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है। 2014 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत ढेरों ढेर LED बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा एक बहुत ही सीरियस रोग है और ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, जिसको आप नियासिन कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की बॉडी में विटामिन B3 की कमी होगी तो उसको पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन A की कमी से क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, विटामिन A से होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B, यहाँ पर B3 की हमने बात की, लेकिन अगर ओवरऑल विटामिन B आपकी बॉडी में कम हुआ तो आपको हो जाएगा यहाँ पर बेरी नाम की बीमारी। इसी तरह से अगर विटामिन C की कमी हुई आपकी बॉडी में तो आपको स्कर्वी नाम की बीमारी होगी, और विटामिन D की कमी से हो जाते हैं आपको रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल यहाँ पर 5 तरीके के रिट्स मौजूद हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला आपका हो गया को वारंटो, दूसरा यहाँ पर है प्रोहिबिशन, तीसरा है सर्टिओरेरी, चौथा है मैंडमस, और यहाँ पर पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हैबियस कॉर्पस। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में हैबियस कॉर्पस ही पूछा जाता है। तो ये 5 तरीके के रिट्स हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हैबियस कॉर्पस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, इसका मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर किसी को भी अरेस्ट करते हैं और अगर उसको कोर्ट के सामने 24 आवर्स में प्रेजेंट नहीं किया गया तो फिर उसको राइट मिल जाता है, राइट टू फ्री हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, यानी कि उसको हेबियस कॉर्पस रिट के तहत फ्री होने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। हम जानते हैं कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। उस टाइम पे वायसराय कौन थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था, आंसर हो जाएगा वायसराय कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड वायसराय कर्जन जो है इन्होंने बंगाल का पार्टीशन इसकी अनुमति दी थी। कब दी थी, 1905 में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में वाइसरॉय रिपन है, और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा आप कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कौन है जो इस नाम से जाने जाते हैं, तो ये है वाइसरॉय रिपन। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर एक डैश है। किस तरह का टैक्स है आपको ये बताना है। देखिए, टैक्स के बेसिकली 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला आपका यहाँ पर हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका डायरेक्ट टैक्स होता है ये देते हैं कौन, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे कोई अगर बिजनेस कर रहा है या फिर बिजनेस वो जो पर्सन होते हैं वो देते हैं, तो ये डायरेक्टली बेसिकली एक तरह से गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है, और ये आपका एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के माध्यम से कंज्यूमर पे करता है पहले रिटेलर को, और फिर रिटेलर उसको सबमिट करता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टैक्स है आपका, ये कह सकते हैं आप कि ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। ये वर्ड्स याद रखिएगा कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है और इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव टैक्स है। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है इसको आप अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो पे करता है टैक्स को, लेकिन जो कलेक्ट करने वाला है वो कौन है, वो आपका रिटेलर है, और रिटेलर फिर आगे जाके गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिन का दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये 5 दिन का डेक्कन फेस्टिवल है जो कि डेक्कन कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। इसको कहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करते हैं? तो डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और आंध्र प्रदेश में कुछ और फेमस फेस्टिवल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाए जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पर हो गया आपका बन्नी, दूसरा है फेमस फेस्टिवल आपका लुम्बिनी, और एक और है आपका पेड्डा पंडुगा फेस्टिवल। ठीक है, तो ये कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं आंध्र प्रदेश राज्य से। याद रखिएगा, ये 5 दिन का डेक्कन फेस्टिवल है जो कि डेक्कन कल्चर को दिखाता है। ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? फुटबॉल मैच कोई भी जब होता है तो उसका रेगुलर टाइम कितना है, ड्यूरेशन आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स का एक फुटबॉल मैच रखा जाता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अगला है, मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है। मशरूम रॉक्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? तो मशरूम रॉक्स जो हैं ये फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ विंड इरोजन, यानी हवा के अपरदन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं मशरूम रॉक्स। इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पर हैं हमारी ये मशरूम रॉक्स? तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है सबसे ज़्यादा आपको इंडिया के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा थोड़े बहुत आपको आंध्र प्रदेश राज्य के जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, और नागपुर प्लेटो में और हैदराबाद के आसपास के इलाकों में। ठीक है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर आपको मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर ऐसी जगहों पर ये बनते हैं जहाँ पर बहुत ही ड्राई वेदर होता है, तो ये विंड इरोजन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो नया पाषाण युग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसे हम किस टाइम को कहते हैं? तो नव पाषाण यानी न्यूलिथिक एज को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो हमारा स्टोन एज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है यहाँ पर आपका पेलियोलिथिक एज, फिर यहाँ दूसरा आपका आता है मेसोलिथिक एज, और यहाँ पर तीसरा जो सबसे नया एज माना जाता है वो है न्यूलिथिक। ठीक है, पेलियोलिथिक में लोग सिर्फ हंटर एंड गैदरर्स थे, यानी उन्हें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, और वो जब भी उन्हें भूख लगती थी तो वो किसी भी एनिमल को मार गिराते थे और खा लेते थे। ठीक है, और इधर उधर घूमते रहते थे। पेलियोलिथिक बहुत ही अनसिविलाइज्ड जनरेशन थी हमारी। उसके बाद मेसोलिथिक जो जनरेशन आती है, जो मेसोलिथिक एज है, उसमें हम थोड़े बहुत स्टोन के कुछ ना कुछ औजार बनाने लगे थे, और माइक्रोलिथ्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया था। और इसके बाद जो है पहली बार हुआ कि जब ह्यूमन कोलोनाइजेशन शुरू हुआ, पहली बार ह्यूमंस ने ये फील किया कि उन्हें किसी नदी के पास रहने से बहुत सुविधा है, तो वो नदी के पास जाके रहने लगे। और न्यूलिथिक एज जब आती है तो उसमें लोग एग्रीकल्चर करने लग गए, डोमेस्टिकेशन यानी कि जानवरों को पालने लग गए। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो नई चीज़ें हैं, वो न्यूलिथिक एज में शुरू हुई। ठीक है, तो न्यूलिथिक एज जो है वो हमारा सबसे नया स्टोन एज माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगली बार हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ओल्डेस्ट स्टोन एज कौन सी है, तो याद रखिएगा पेलियोलिथिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनली कहाँ से आती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये इंडिया के अंदर एंटर होती है, और फाइनली ये बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे ही जगह पर इसका नाम अलग है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम है यारलुंग सैंगपो। ठीक है, और इंडिया के अंदर हम इसको कहने लगते हैं ब्रह्मपुत्रा, लेकिन जब ये ओरिजिनली एंटर होती है तो उस टाइम पे इसको दिहांग कहा जाता है, और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है, तो इसके डिफरेंट नाम्स हैं ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कौन से स्टेट में ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर होती है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्यों से होकर ये फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य में है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है फिलहाल। और सबसे कम की हम बात करेंगे तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य हमारा कौन सा है? ये है सिक्किम राज्य। ओके, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों से हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, और इसको रखा गया था आर्टिकल नंबर 19 में, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत
इसको मतलब फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के हमने इसको लीगल राइट बना दिया और फाइनली हमने इसको कहाँ पर रखा, कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल नंबर 300A में इसको हमने शामिल कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया था, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत। और फिर बाद में कौन सा हमारा राइट बना, तो ये लीगल राइट बना है, आर्टिकल नंबर 300A में हमने इसको रखा है। नेक्स्ट है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी सैयद अहमद खान ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब हम इसको किस नाम से जानते हैं, AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से 1920 में इसका ये नाम पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है, तो सिक्किम का एक फेमस मास्क डांस है सिंघी छाम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपली हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे अगली बार कि सिंघी छाम कौन से राज्य का डांस है, तो आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम में कुछ और डांस भी बहुत ही फेमस है, जैसे कि हो गया यहाँ पर मारूनी, इसके अलावा एक और फेमस है सिकमरी। ठीक है, ये भी कुछ फेमस डांसेस हैं सिक्किम राज्य के। अगला है राज्य का मुख्यमंत्री डैश के प्रति उत्तरदायी है, तो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, तो वो विधानसभा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर हम राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं ये एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं अपर हाउस में। ठीक है, अब ये चीज़ आप पेपर उठाकर देखिएगा, कितनी ही बार पूछा गया है कि एक्स ऑफिसो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपर हाउस में कौन होते हैं। आपके ऑप्शन हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या कुछ और इस तरह से, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है वी सत्यनारायण शर्मा, जिन्हें सत्यम के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से वो जुड़े हैं। वी सत्यनारायण शर्मा जो हैं इनको सत्यम के नाम से हम जानते हैं और वो जुड़े हुए हैं कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से। ये कुचिपुड़ी डांस के लिए जाने जाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है। कथकली आपका केरला का डांस है और मोहिनीअट्टम जो है ये केरला का डांस है। ठीक है, तो आपको सारे डांस फॉर्म्स, एटलीस्ट जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो याद होने चाहिए कि कौन से स्टेट के साथ वो एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट है 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया। तो ब्रह्मा सभा फॉर्म हुई थी 1828 में, किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद में जाके इसका नाम पड़ा था ब्रह्मा समाज। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कौन है, तो ये हैं मिस्टर राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है और आप जो है वो खुद भी प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार चेक करिएगा कि ये क्वेश्चंस हैं कि नहीं, हम लोग सही बता रहे हैं या फिर नहीं। तो आप क्रॉस चेक भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस जो है कौन कहलाते हैं, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग में मूल्यवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में वीविंग का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, या किस चीज़ के थ्रू उसको हम कैरी आउट करते हैं, तो रंगाई और पारिश्करण यानी कि डाइंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, इन प्रोसेस से वीविंग जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने दक्षिणापथ के कुल 12 रूलर्स को हराया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और समुद्रगुप्त जो हैं ये सेकेंड एम्परर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, और ये बेटे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के। ठीक है, समुद्रगुप्त के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो क्या है कि इनको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से कौन से रूलर हैं जो जाने जाते हैं। इनका नाम है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो ये कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मा अवार्ड, और इनको इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल के पद्मा अवार्ड्स की बात करेंगे 2026 की, तो कितने पद्मा अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, 131। और इसका सेग्रीगेशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपके करंट अफेयर्स के पार्ट में। तो इसमें 5 पद्म विभूषण हैं,
13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्म श्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो इनका सेग्रीगेशन याद रखिएगा कि 2026 में कुल कितने पद्म अवार्ड्स बांटे गए और इसमें किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड जो है वो कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको कौन से साल में फॉर्म किया गया था? 1954 में। नेक्स्ट है पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने गढ़ा था? जो इकोसिस्टम टर्म है इसको पहली बार किसने क्वाइन किया था? आंसर हो जाएगा आर्थर टैंसले। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्या समझते हैं आप इकोसिस्टम से? तो सारे के सारे प्लैनेट्स और एनिमल्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अलॉन्ग विथ दियर सराउंडिंग, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हैं तो उनके सराउंडिंग के साथ साथ उनको कहा जाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का प्रमाण है? तो यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट हमारी कौन से लेक है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वुलर लेक यानी कि वुलर झील। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा वुलर लेक हमारी एक बहुत ही प्रमुख रामसर साइट भी है। ठीक है, और ये किस तरह की लेक है? ये हमारी फ्रेश वाटर लेक है। इसमें कौन से रिवर का पानी आता है? तो रिवर झेलम का। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है इस लेक के रिगार्डिंग। तो ये जम्मू कश्मीर में है, रामसर साइट है हमारी। फ्रेश वाटर लेक यहाँ पर इकट्ठा होता है और कौन से रिवर का पानी इसमें आता है? तो रिवर झेलम का। नेक्स्ट है धमेक स्तूप भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। धमेक स्तूपा कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो यूपी के वाराणसी शहर में लोकेटेड है। और किस लिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए याद रखना। तो लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पर पहला सरमन दिया था। ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ पर मेमोरियल के तौर पर क्रिएट किया गया है। धमेक स्तूपा है वाराणसी शहर में यूपी के। और किस लिए इसको क्रिएट किया गया? क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा जी ने फर्स्ट सरमन दिया था। नेक्स्ट है सैयद वंश ने भारत में किस अवधि में शासन किया था? सैयद डायनेस्टी ने इंडिया में कब रूल किया था? तो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो ये माने जाते हैं मिस्टर खिजर खान। ये हैं सैयद डायनेस्टी के रूलर। 1414 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 1451 ईस्वी तक ये डायनेस्टी चली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? इसमें से कौन सा हमारा प्रोजेक्ट है जो कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है? आंसर है सी ऑप्शन नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? ये कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है नुआखाई एक कृषि या कटाई का त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो नुआखाई एक बहुत ही फेमस एग्रीकल्चरल और हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसको प्राइमरीली मनाते हैं उड़ीसा राज्य में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में और कौन से फेस्टिवल हैं जो प्रोमिनेंट हैं और इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है? पहला हो गया आपका रथ यात्रा और दूसरा हो गया बाली यात्रा। ये दोनों जो फेस्टिवल्स हैं ये भी उड़ीसा राज्य के हैं। नुआखाई तो एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ही पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51A किस चीज़ के बारे में बात करता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों के रिगार्डिंग। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ये बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन बाद में जाके जब स्वर्ण सिंह कमेटी फॉर्म हुई तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1976 में, उसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आर्टिकल नंबर 51A में डाल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह भारत में कामकाजी आबादी का गठन करता है? इसमें से कौन सा एज ग्रुप है जो वर्किंग पॉपुलेशन के तौर पर कंसीडर होता है इंडिया में? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15 साल से लेके 59 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आते बल्कि वो बच्चे माने जाते हैं। और 59 के ऊपर जो लोग हैं वो एल्डरली एज ग्रुप में चले जाते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं अपने बुढ़ापे की वजह से। ठीक है, तो 15 to 59 ईयर्स ऑफ जो एज ग्रुप है ये आपका वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं? अनफिनिश्ड नाम की किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये सन के
इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। और उसके बाद जो मून है ये अर्थ के हमारे चक्कर काट रहा है। तो मून अपना एक रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करता है कुल 27 दिनों में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार इसकी डायरेक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है और एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, साथ ही एलिप्टिकल पाथ में। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि क्लॉक अगर ऐसे चलती है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है अर्थ के अराउंड, ठीक है। 27 दिनों में इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है अर्थ के इर्द गिर्द। क्वेश्चन नंबर 41 है, फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है। तो फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर्स हैं जिनको कि सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई भी सीमा नहीं होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई सीमा की बात नहीं हुई, ठीक है। तो नो लिमिट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था। 1924 के जो पेरिस समर ओलंपिक्स थे उसमें टोटल यहाँ पर कितने एथलीट्स को सेलेक्ट किया गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 8 एथलीट्स को यहाँ पर चुना गया था। और समर ओलंपिक्स से आपको तुरंत विंटर ओलंपिक्स याद आना चाहिए, क्योंकि आजकल ये ऑन गोइंग है। विंटर ओलंपिक्स 2026 बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ रही थी, और ये कहाँ पर हुए हैं, इटली के मिलानो और कॉर्टिना शहर में हुए हैं। इसमें जो है अगर फर्स्ट पोजीशन पर देखेंगे तो कौन सा देश था, तो ये था नॉर्वे, ठीक है। इटली जो होस्ट था इसकी रैंक यहाँ पर थी 4थी। विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल पर होते हैं, और अगले यानी कि 2030 में अब जो विंटर ओलंपिक्स होंगे फ्रांस देश में होंगे, उसके भी अगला एडिशन यानी कि उसके भी 4 साल के बाद 2034 में विंटर ओलंपिक्स हो जाएंगे यूएस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट की चीज़ें भी याद में रखनी है, क्योंकि करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का प्रावधान है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सैलरी और अलाउंसेस के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो ये है अनुच्छेद नंबर 106। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस आर्टिकल में डिटेल में लिखा है कि कौन से किस तरह के एमपीज़ को कैसी सैलरी और अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, भारत के संविधान के डैश के तहत केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण रखना आवश्यक है। ये आर्टिकल नंबर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है अनुच्छेद नंबर 112, ठीक है। यहाँ पर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, इसी को आप कहते हैं बजट, ठीक है। तो बजट के लिए जो आर्टिकल डेडिकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 112। बजट 2026 की बात करेंगे तो किसने प्रेजेंट किया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और इसी के साथ इन्होंने 9th बार बजट को पेश किया, और ये ऐसी पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने इतनी बार बजट को सदन में पेश किया है। सबसे ज़्यादा बार किसने बजट को पेश किया है, तो ये हैं मिस्टर मोरारजी देसाई, इन्होंने कुल 10 बार बजट को पेश किया है, ठीक है। तो फीमेल की बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसमें फर्स्ट पर हैं, 9 बार इन्होंने बजट को पेश किया, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो मोरारजी देसाई फर्स्ट पर हैं, इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। नेक्स्ट है, पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री को हमने कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1651 AD में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर, ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, ठीक है। तो कौन से सन में इसको किया गया, याद रखिएगा 1651 AD में। अगला सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जा रहा है। जब हम 10th 12th क्लास में पढ़ते होते हैं तो हमें टॉप 20 जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर्स उनको याद करने होते हैं, और वहाँ पर हमने देखा था कि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 16, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपको एटॉमिक नंबर है तो आप एटॉमिक वेट आसानी से बता सकते हैं। एटॉमिक वेट क्योंकि यूजुअली डबल होता है, ठीक है। तो सल्फर का जो एटॉमिक वेट है वो है 32। सल्फर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, S, इसको S से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सिर्फ पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट है, भूमि में पानी के रिसाव की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो जो प्रोसेस है जिसमें वाटर ग्राउंड के अंदर सीप करता है धीरे धीरे करके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन, ठीक है।
तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डिप्लीट होना, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, इसको हम डिप्लेशन कहते हैं। स्टोरेज का मतलब भंडारण यानी जमा होना। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर दोबारा से रिकवर हो रही है तो उसको हम कहते हैं रिप्लेनिश होना। ठीक है, तो जो प्रोसेस है जिसमें ग्राउंड के ऊपर जो जमा हुआ पानी होता है, जैसे बारिश वगैरह से, अगर वो सीप होता है ग्राउंड के अंदर, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अगला है G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 फॉर्म हुआ था 1999 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2026 में अगर हम बात करेंगे तो 2026 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी है यूएस के पास। 2025 में G20 के लिए होस्ट देश कौन सा था, ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है झाबेरी बहनें भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसकी मंदिर परंपरा को जीवित रखने के लिए मानी जानती हैं। तो झावेरी सिस्टर्स जानी जाती हैं फॉर कीपिंग अलाइव द टेम्पल ट्रेडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। झावेरी सिस्टर्स रिलेटेड हैं मणिपुरी डांस से। ठीक है, और ये कहाँ का डांस है, नाम से ही पता चल रहा है, ये मणिपुर राज्य का डांस है। सत्रिया डांस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये असम का एक फेमस डांस है। कथकली आपका केरला का डांस है, और कथक जो है वो आपके नॉर्दर्न साइड का डांस है, नॉर्दर्न इंडिया का, स्पेशली आपको यूपी में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डांस फॉर्म्स अगेन याद रखिएगा उनके राज्यों के साथ। और आज का आखिरी प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले तो ये एक सितार प्लेयर हैं पंडित रविशंकर, और इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं, तो ये सितार बजाते थे, सितार प्लेयर हैं। ठीक है, तो इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। हमने आज के टॉप 50 क्वेश्चंस डिटेल में देख लिए हैं। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने हर क्वेश्चन की डिटेलिंग अच्छे से समझ ली होगी। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों और आवर्तों की संख्या क्या है। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने डैश वितरित किए थे। और तीसरा प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर एक डैश है, किस तरह का टैक्स है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।